वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आप सभी को जैसा कि पता है, मैंने करंट अफेयर्स फॉर GS1 ऑफ 70th बीपीएससी मेंस के लिए एक मेंस इनिशिएटिव की शुरुआत की है विद द नेम मेंस 360 डिग्री। और जैसा कि आपको पता है, यह एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल यूपीएससी स्कूल पे शुरू की गई है। तो आज हम लोग देखते हैं, रिसेंटली ये टॉपिक काफ़ी न्यूज में रहा था, अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है क्या, हम लोगों को ये जानना है। तो एक बेसिक इंट्रो देखेंगे हम लोग इसके लिए, फिर हम लोग देखेंगे कि इससे हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या सॉल्व होंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके सामने चैलेंजेस क्या क्या है। इंट्रो के बाद हम लोग बेनिफिट्स देख रहे थे, बेनिफिट्स के बाद हम लोग चैलेंजेस देखेंगे, चैलेंजेस के बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वे फॉरवर्ड हमारा क्या होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को। तो ये मॉड्यूलर रिएक्टर्स है क्या? तो बेसिकली ये मॉड्यूलर रिएक्टर्स यहाँ पे भी उन्हीं न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात हो रही है, बट बस डिफरेंस इतना है कि उनकी साइज थोड़ी अलग है। इसे हम लोग इससे समझ सकते हैं कि अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट से 1 मेगावाट टू 20 मेगावाट की एनर्जी जनरेट हो रही है तो वो माइक्रो रिएक्टर होगा। अगर किसी रिएक्टर से 20 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक की एनर्जी जनरेट हो रही है तो उसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बोलेंगे। और लार्ज स्केल रिएक्टर हम लोग बोलेंगे अगर कहीं पे 300 मेगावाट टू 1000 मेगावाट या उससे प्लस एनर्जी जनरेट हो रही है तो लार्ज स्केल रिएक्टर बोलेंगे। तो ये कुछ डिस्टिंक्शन है बेस्ड ऑन दी जनरेशन कैपेसिटी ऑफ एनी मॉड्यूलर रिएक्टर। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि जैसे कि भी हम लोग इमेज से हम लोग समझ चुके हैं कि वैसे मॉड्यूलर रिएक्टर्स जिनकी कैपेसिटी अप टू 300 मेगावाट पर यूनिट हो और जो कि 1/3 है जनरेशनल कैपेसिटी की किसी भी ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट का 1/3 है। तो इसके फीचर्स क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले तो साइज काफ़ी स्मॉल रहता है। ठीक है, तो काफ़ी कन्वेंशनली आप आराम से बहुत छोटे लोकेशन पे बिल्ड कर सकते हो। इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन, तो ये काफ़ी देखिए, इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन है कहने का मतलब ये है कि आप इसके कंपोनेंट्स को, जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि SSLV और GSLV जो लॉन्च व्हीकल्स हैं हमारे, दोनों में कितने डिफरेंसेस है, काम तो सेम कर रहे हैं। तो उसी तरह छोटे कंपोनेंट्स यहाँ पे लगेंगे, बहुत ईजिली हम लोग फैक्ट्री में भी इसको बिल्ड करके प्लांट पे असेंबल कर सकते हैं। ईजिली ट्रांसपोर्टेबल भी है ये, और इंस्टॉलेशन का खर्च भी काफ़ी कम आता है। यहाँ से हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी को आराम से हार्नेस कर सकते हैं। यूटिलिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जा सकता है, रिमोट रीजन्स में भी। ठीक है, जैसे हिली रीजन्स पे आराम से हम लोग यहाँ पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स सेटअप कर सकते हैं। एनर्जी का रिक्वायरमेंट है कहीं पे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, मान लीजिए कहीं पे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत छोटे समय में एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वहाँ के एनर्जी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया जा सकता है। अभी आप लोगों को पता है कि जैसे कि बहुत सारे एरिया में वाटर का डिमांड बहुत राइज हो रहा है, तो कोस्टल इलाकों में ओशन वाटर तो अवेलेबल है, तो हम लोग डिसैलिनेशन करके हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे एनर्जी जनरेशन के लिए। फिर सबसे बड़ी बात, हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में मदद कर सकते हैं। इंडिया अभी भी सेल्फ रिलायंट नहीं है। इंडिया कैन मेक डीजल बेस्ड सबमरीन्स, बट न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने में इंडिया को डिफिकल्टी फेस आ रही है। उसके अलावा इंडिया ने नॉन फॉसिल फ्यूल से, नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी से 50% अचीव करने का टारगेट रखा है अकॉर्डिंग टू NDC। ठीक है, जो टारगेट है COP26 में, तो बाय 2030, तो इसमें भी ये हम लोगों को मदद करेगा। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट में कंडीशन क्या है इंडिया में। इंडिया में अभी एट प्रेजेंट बाय नवंबर 2024 हमारे पास 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, जिनकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, लगभग 8 गीगावाट आप मान के चलिए। और ये टोटल एनर्जी मिक्स का कितना है, मात्र 1.6%। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है हमारी एनर्जी मिक्स की। और इंडिया ने एक टारगेट भी रखा है, बाय 2047 हम लोगों ने टारगेट रखा है 100,000 मेगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेट करने की। और तो और ये जो एनर्जी जनरेशन है, न्यूक्लियर एनर्जी एक क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की ओर हमें पुश करेगा। ठीक है, तो हमें फाइट करने में भी हेल्पफुल होगी टुवर्ड्स ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए एडवांटेजेस क्या है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है। अब एक आप लोगों को पता होगा कि अभी गुजरात में जो मॉड्यूलर रिएक्टर बनाया जा रहा है 700 मेगावाट का, जो कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, तो उसको स्केल करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये लेकिन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में क्या है कि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ईजिली अडेप्टेबल है,
आप आराम से इसको स्केल अप कर सकते हो और बहुत कम जगह पे, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी काफ़ी अच्छी रहती है और एक जीरो इमोशन फ्यूल भी होगा। इवन एक और इसका बेनिफिट ये है कि जो एजिंग थर्मल पावर स्टेशंस हैं, वैसे थर्मल पावर स्टेशंस जो कोल फायरिंग बेस्ड हैं वो काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो उनको रीपर्पस करके हम लोग वहीं पे सेटअप कर सकते हैं। फिर इसकी रीफ्यूलिंग इंटरवल काफ़ी लंबी है, मतलब ये एक बार अगर आप रिफ्यूल कर दिए तो आपको 3 से 7 साल के लिए निश्चिंत रहना पड़ेगा, लेकिन कन्वेंशनल जो कि बड़े साइज में होते हैं उनमें आपके रिफ्यूलिंग का टाइम का पीरियड 1 to 2 ईयर्स रहता है। स्पेशली इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी आप फैक्ट्री में कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, आप डिज़ायर्ड लोकेशन में उसे ले जा सकते हो। तो इससे आपको क्या होगा, कंस्ट्रक्शन का टाइम का कॉस्ट का बचत होगा और इसलिए स्केलेबल है ये। इसके साथ साथ हमें कम लैंड एरिया की भी रिक्वायरमेंट होगी। सेफ्टी मेजर्स, तो आप इसको जब चाहो शट डाउन कर सकते हो। कूलिंग रिएक्टर्स जो है ना, एब नॉर्मल कंडीशन मान लीजिए आ गए तो आप आराम से, मतलब सेफ्टी मेजर्स के तहत ये बिल्ड किए जाते हैं। तो जो रिस्क ऑफ कैटास्ट्रॉफिक फेल्योर है, जैसा कि हम लोगों ने जापान में देखा है या फिर यूक्रेन में देखा है, तो उससे बचा जा सकता है। फिर इकोनॉमिकल भी है, कहने का मतलब ये है कि लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स चाहिए हमें। अगर देखें एडवांटेजेस में, तो हमारे पास कुछ कुछ और एडवांटेजेस इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए इनके अलावा क्या है, तो लो लैंड फुटप्रिंट है इनका। क्या है? लो लैंड फुटप्रिंट। और क्या हो सकता है? इंटरनेशनली कॉपरेशन हो सकता है न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, ठीक है। और क्या होगा, ये हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करेगा। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में आप इंडिपेंडेंस, एनर्जी इंडिपेंडेंस भी आप कोट कर सकते हो। तो ये हो गए कुछ एडवांटेजेस जो हम लोग मेंशन कर सकते हैं इन जनरल, ठीक है। अब उसके बाद हमारे सामने क्या चैलेंजेस आते हैं। इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई है। कहने का मतलब ये हुआ कि अराउंड, मतलब एक गवर्नमेंट का डेटा था कि 6 to 8 करोड़ रुपए पर मेगावाट हमारा लग जाएगा, ठीक है। फिर ये इन्फीरियर है कन्वेंशनल रिएक्टर्स से, जो कि बड़ी बड़ी हमारे रिएक्टर्स हैं। उससे अलावा अगर देखा जाए तो नोवेल एसएमआर टेक्नोलॉजी रिक्वायर इंटरनेशनल सेफगार्ड्स। तो नई टेक्नोलॉजी आप डेवलप करोगे तो नया सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी तो आपको डेवलप करना होगा, और चूँकि एक्सपीरियंस कम है तो पॉसिबल है कि हमें इनोवेटिव डिज़ाइन के कारण अपने सेफ्टी और रेगुलेटरी मेजर्स को बढ़ाना भी पड़ेगा। इसके अलावा कुछ लीगल चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। अब वो क्या है भाई, देखिए इंडिया में एक लॉ है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, CLND एक्ट। अब ये क्या बोलता है कि आप मान लीजिए कि आप प्रोक्योर करते हो न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप करने के लिए चीज़ें किसी कंपनी से। अब उसमें मान लीजिए कि कुछ रिएक्शन हो गया या कुछ हो गया, तो इसका ओनस जो मेंटेन कर रही है उस पर नहीं आता है। पनिश किसे किया जाएगा, फाइन किस पे लगेगा, जिसने उसे सप्लाई किया था। तो जिसकी वजह से एफडीआई हमें आने, मतलब एफडीआई सेक्टर में या आरएनडी सेक्टर में ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। फिर और क्या चैलेंजेस है, तो टाइम डिले होता है इंडिया में, ठीक है। और क्या है, लैक ऑफ एफडीआई। अभी भी हम लोग क्या है, एफडीआई क्लोज्ड रखे हुए हैं, ठीक है इसमें। अब देखिए गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट को चेंज करने का प्लान कर रही है, ठीक है, ताकि प्राइवेट प्लेयर को आने दिया जाए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने और क्या क्या इनिशिएटिव यहाँ पे लेने की कोशिश की है। तो जैसा कि आपको पता है, अभी रिसेंट में बजट जो पास हुई है उसमें बजटरी सपोर्ट देने की बात की गई है। वो उसमें गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ हम लोग क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो 1962 है उसको अमेंड किया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को के पार्टिसिपेशन को, उसके इन्वेस्टमेंट को टारगेट किया जाएगा, ताकि हम लोग नॉन कार्बन इमिटिंग पावर की ओर बढ़े। फिर छोटा स्मॉल रिएक्टर्स बिल्ड किया जाएगा, भारत स्मॉल रिएक्टर्स, और इसके लिए BSR प्रोग्राम का शुरुआत किया गया है, ताकि 220 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बिल्ड किया जा सके। अब उसके बाद
न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत कुछ मनी भी एलोकेट किया गया है, 2.31 बजटरी सपोर्ट दिया जाए। अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो जो चैलेंजेस जिसकी वजह से जो ब्लॉकेड है उसी को हटाया जाए, तो अमेंडमेंट किया जाए एटॉमिक एनर्जी एक्ट को, ताकि प्राइवेट सेक्टर का अलाउ किया जाए, एफडीआई इसमें अलाउ किया जाए, कंट्रोल किया जाए न्यूक्लियर फ्यूल को और रेडियो एक्टिव वेस्ट को, ठीक है, मिनिमाइज कर दिया जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी एक बनानी चाहिए, फिर एसएमआर के मस्ट रिमेन अराउंड गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर आना चाहिए, और वाइल जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन है कैन बी ऑपरेटेड बाय प्राइवेटली ऑन एसएमआर ड्यूरिंग द हैंड होल्डिंग प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि जो रेगुलेटरी कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के अंडर ही रहनी चाहिए, एंड सिक्योरिटी कंट्रोल भी, भले आप जो प्राइवेट ऑन कंपनी को आप ये दे दो कि ठीक है आप ऑपरेट कीजिए इसे, लेकिन सिक्योरिटी क्या है गवर्नमेंट देखेगी। फिर इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन सप्लायर से क्या कर सकती है, नेगोशिएट कर सकती है, ताकि जो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफ गार्ड्स के अंदर जो भी सप्लायर्स हैं वो स्टैंडर्ड को मीट करे। फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो इम्प्रूव करे पब्लिक परसेप्शन, ठीक है, क्योंकि इंडिया में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पब्लिक बहुत जल्दी हाइपर एक्टिव हो जाती है, एंड जिसकी वजह से डिले हो जाता है प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि कुदानकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो 1983 में ही कंप्लीशन होने वाला था, लेकिन कंप्लीट कब हुआ, 2013 में। तो जैसा कि इंडिया का जोग्राफिकल एरिया काफ़ी वास्ट है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी रीजन में, तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है स्मॉलर साइज में, और इसका डिप्लॉयमेंट अगर किया जाए तो इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री है वो काफ़ी रिवोल्यूशनाइज हो जाएगी, और ये एक अच्छा डायरेक्शन है टुवार्ड्स अचीविंग एनर्जी सिक्योरिटी। तो आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा, और इसके PDF को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल UPSC स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन यहाँ तक बने रहने के लिए।